हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। हम और आप आजकल डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया है। आज इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इस इक्वेशन को ही हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यही जो इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं यही है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम अच्छे से आज समझने वाले हैं, जिससे इस पे बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और यही कही जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड लॉ है, यानी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ फ्रेंड्स ये जो डेल्टा एच है वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय को जो हम ऊष्मा देते हैं या उससे जो ऊष्मा लेते हैं, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर हम डेल्टा एच हीट यानी कि ऊष्मा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऊष्मागतिकी निकाय को देते हैं तो ये सारी की सारी जो हीट है ये 2 पार्ट में डिवाइड होके काम करती है। उस हीट का एक पार्ट तो वर्क डन में यानी किए गए कार्य में यूज हो जाती है और जो बची हुई हीट है वो क्या करती है, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन करने में यूज हो जाती है। और इन दोनों पार्ट को जब आप मिलाते हैं तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है गिवन हीट जो आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं। तो इस तरह से डेल्टा एच अगर हमने हीट दिया सिस्टम को, उसका एक पार्ट डेल्टा डब्ल्यू वर्क करने में यूज हो गया और जो बचा हुआ पार्ट है उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों किसके बराबर आते हैं, डेल्टा एच यानी हीट गिवन के बराबर आते हैं। यहाँ एक चीज बता दें कि इसी इक्वेशन को कई जगहों पर बहुत सिंपल फॉर्म यानी कि Q से हीट को रिप्रेजेंट किया गया, Q इज इक्वल टू U प्लस W करके भी लिख देते हैं। या फिर इसे जैसे सीधे सीधे Q इज इक्वल टू U प्लस W ना कहें तो कई बार लिखते हैं DQ यानी हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस वर्क डन यानी DW, ऐसे करके भी लिखते हैं। सिंबल है अलग अलग तरीके से। अगर हम कहते हैं हीट गिवन इज Q, इंटरनल एनर्जी में चेंज है U, वर्क डन है W, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन कई बार हीट गिवन को Q ना कह के DQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हीट गिवन आपकी DQ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज DU है और वर्क डन DW है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए किसी भी फॉर्म में आप लिखें, रिप्रेजेंट तो वही कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी जो हीट हमने दी है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर के यूज होती है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हीट गिवन के बराबर होती है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली इस टाइप के इक्वेशन को प्रेफर करती हूँ। क्यों प्रेफर करती हूँ वो भी आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आप भी आगे से इन फॉर्म के बजाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्रेफर करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इस फॉर्म से, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्म यहाँ पे लिया गया है। तो इसके लिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जो इक्वेशन हमने लिया है इक्वेशन नंबर 1, जिससे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट किया है, इसमें डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच शो करता है हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड डी यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ऑफ कोर्स ये क्या है, किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहां से अपने आप एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसी को जो अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा एच क्या है, डी यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जब रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये नोट्स फॉर्म में दिया गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक बात तो क्लियर हो गई कि डेल्टा एच हीट जब हम देते हैं तो उसका डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन में यूज हो गया और डी यू आपका यूज हो गया इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो या नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर से एक बार बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि आपका जो जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ क्या कहता है, और ज्यादातर को याद ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हैं कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना। आप जानते हैं कि अगर 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाती है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, यानी कैलोरी को 4.18 से मल्टीप्लाई करिए तो वो सीधे सीधे आपका जूल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, W इज इक्वल टू जे एच। यही J क्या है, J है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अभी हम, और H क्या है, हीट। तो सोचिए H यानी कैलोरी में है ना, H आपका कैलोरी में है, इसको J यानी 4.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन आपका जूल में आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट J को रिप्रेजेंट करता है, यही यहाँ W इज इक्वल टू J इंटू H है। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, यही है जूल्स लॉ। ठीक है, कि हीट को वर्क में या वर्क को हीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को वर्क में या वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। W इज इक्वल टू जे एच, एच कैलोरी में है, J को 4.18 लिखिए और मल्टीप्लाई करिए तो सीधे सीधे आपका वो जूल में वर्क डन दे देगा। ठीक है, तो जूल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन इफ होल ऑफ द वर्क। ठीक है, ये क्या दे रहा है, जूल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड के बीच एक रिलेशन देता है जूल्स लॉ, इफ होल ऑफ द वर्क डन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, है ना, और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब क्या है, इफ होल ऑफ द वर्क डन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, सारे के सारे वर्क को हमने हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया, हमने वर्क किया, उसने हीट प्रोड्यूस किया, एक तो ये तरीका, दूसरा हम हीट दें और उस हीट से वर्क कराएं, है ना। दोनों में अंतर समझ लीजिए कि एक है कि हमने वर्क किया, उस वर्क ने हीट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक, और हम सारे के सारे वर्क से हीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमने हीट दिया और उस हीट से वर्क हुआ, तो सारी की सारी हीट को हम वर्क करने में यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम इस जूल्स लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, जहां J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, W वर्क डन है और H आपकी हीट है। W वर्क किया तो H हीट प्रोड्यूस हुई, जो इस तरीके से रिलेशन में रहेगा। ठीक है, इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस तरीके से लिखेंगे जो यहाँ पे मैंने दे दिया है आपके नोट्स के लिए। ये तो था जूल्स लॉ के लिए। अब यहाँ खास बात क्या है, यहाँ आप कह रहे हैं अगर H हीट देते हैं तो सारी की सारी हीट वर्क करने में यूज हो जाती है, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या कहा, हम डेल्टा H हीट दे रहे थे तो ये डेल्टा W तो इसने वर्क किया
प्लस du इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हुआ, जो कि यहां पे कोई du का कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया था। प्रैक्टिकली ये चीज ही होगी जो कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ले रहे हैं। तो इसी बात को अभी हम लोगों ने आगे लिया हुआ है कि प्रैक्टिकली इफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, ठीक है, अगर हम डेल्टा एच हीट सप्लाई करते हैं तो वो सारी की सारी हीट जो है वर्क डन में यूज नहीं हो सकती है। ये प्रैक्टिकल केस है, ठीक, उसे हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रिप्रेजेंट किया। प्रैक्टिकली if a certain quantity of heat is supplied to a system, the whole of the heat energy may not be converted into the work, है ना, सारी की सारी heat energy work में convert नहीं होती। A part of heat energy may be used to do external work, जो हीट एनर्जी हमने दी है डेल्टा एच वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जूल्स लॉ ने क्या कहा था, W इज इक्वल टू जे एच, लेकिन फिर प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि डेल्टा एच अगर हीट दिया तो सारी की सारी वर्क नहीं करती है, इसका एक पार्ट वर्क डन में यूज होता है एंड द रेस्ट ऑफ हीट मे बी यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल, यानी कि एक पार्ट वर्क डन में यूज होगा और दूसरा पार्ट उसका यूज होगा सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, ठीक है। इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे कि प्रायोगिक रूप से यदि निकाय को ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऊष्मा ऊर्जा का एक भाग बाह्य कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है और शेष ऊष्मा निकाय के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में प्रयोग की जाती है। और वही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसी इक्वेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमने क्यों इसको नहीं लिखा Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, है ना, या किसी और फॉर्म में हमने क्यों प्रेफर किया, यहां पर हम ले लें डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जबकि डेल्टा एच क्या है, हीट गिवन, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीनों ही एक तरीके से चेंज हैं, तो आप चाहते तो इसे लिख सकते थे डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन सबको हमने डी 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 नहीं किया। हमने क्या किया, हमने इस जगह पर लिया डेल्टा, ठीक है, और हमने यहां भी W के साथ भी लिया डेल्टा। D भी चेंज दिखाता है, डेल्टा भी चेंज दिखाता है, तो हमने यहां du अलग सा लिया, डेल्टा H और डेल्टा W अलग सा लिया। रीजन क्या है कि हीट, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो हीट गिवन है वो एक पाथ फंक्शन है, यानी पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी हीट दी गई या कितनी हीट ली गई ये उस पाथ पर डिपेंड करता है, उस रास्ते पर डिपेंड करता है जिसको उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, उस ऊष्मा गतिकी प्रक्रम में फॉलो किया गया है। जिस रास्ते से वो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रम होता है, उस रास्ते पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट लगेगी। डेल्टा एच की वैल्यू उस पाथ पर डिपेंड करती है, इसलिए डेल्टा एच को हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। डेल्टा एच आपका है पाथ फंक्शन। इसी तरह आपका डेल्टा डब्ल्यू ये भी है पाथ फंक्शन, यानी कितना वर्क आपको मिलेगा ये भी थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है, जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है, उसके पाथ पर डिपेंड करता है। यानी हीट भी पाथ फंक्शन और वर्क भी पाथ फंक्शन है, जबकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पाथ फंक्शन नहीं है। किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए, किसी भी रास्ते से वो प्रोसेस हो रहा हो, ऊष्मागतिकी प्रक्रम किसी भी पाथ से हो रहा हो, लेकिन अगर इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था और फाइनल स्टेट यानी कि अंतिम अवस्था फिक्स है, मतलब मान लीजिए स्टेट ए है
और ये स्टेट बी है। ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाके हो सकता है, ये प्रोसेस यहाँ से कुछ ऐसे जाके हो सकता है, ये प्रोसेस सीधे जाके हो सकता है, ये प्रोसेस किसी और रास्ते से आके हो सकता है। अलग अलग रास्ते के लिए डेल्टा एच अलग होगा, डेल्टा डब्ल्यू अलग होगा, लेकिन डी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टेट ए से स्टेट बी तक जा रहे हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट है ए और अंतिम अवस्था यानी फाइनल स्टेट है बी। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट फिक्स हैं तो डी की वैल्यू सेम रहेगी हर पाथ के लिए, जबकि डेल्टा एच और डेल्टा डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। पाथ बदल जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा डब्ल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हीट इज द पाथ फंक्शन, वर्क इज पाथ फंक्शन, बट इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, या इसी को हम पॉइंट फंक्शन, स्टेट यानी एक पॉइंट एक अवस्था, तो इसे हम पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, अवस्था का फलन इसको कहते हैं। इट मीन्स हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, जो हीट गिवन है और वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो पाथ फॉलो होता है उस पर डिपेंड करता है, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम ओनली। ठीक है, और इसी बात को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। यहाँ ऊष्मा पथ का फलन है, ठीक है, कार्य पथ का फलन है, किंतु आंतरिक ऊर्जा अवस्था का फलन है। ठीक है, इसका अर्थ है कि निकाय को दी गई ऊष्मा और किया गया कार्य प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मात्र निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि क्यों हम प्रेफर करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हमने क्या देखा कि जूल्स लॉ कह रहा था कि W इज इक्वल टू जे एच, जबकि यहाँ हमने क्या कहा कि नहीं, जो हीट दी गई है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू फर्स्ट लॉ भी कह रहा है। ठीक है, और अगर हम इसी फर्स्ट लॉ में ये कह दें कि डेल्टा डब्ल्यू आपका 0 हो गया, यानी वर्क डन सिस्टम में 0 हो गया, तो उस केस में ये भी कहता है कि डेल्टा एच जो दी गई ऊष्मा है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने में यूज हो जाएगी। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गिवन हीट से कितना वर्क होगा ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अलग अलग कंडीशन के लिए भी अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ से कई बार पूछ लिया जाता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करिए, आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए, तो हम वो भी देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। उसके पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा कि यहाँ गिवन हीट की कोई भी क्वांटिटी, कोई भी उसकी मात्रा वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये भी नहीं कहता कि गिवन हीट की सारी क्वांटिटी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट लॉ में डी को 0 कर लें, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कर दें, तो सारी की सारी गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि सारी की सारी जो गिवन हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। और यही है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमा, यानी लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, वो यही है कि हम सारी की सारी जो हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता ही नहीं है कि कितना परसेंटेज हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा। ये लिमिटेशन है, सीमा है। ठीक है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोपाउंड द इक्विवेलेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। फर्स्ट लॉ बात करता है कि हीट और वर्क जो है इक्विवेलेंट है, हीट को वर्क में या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर वन कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो जाता है तो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, है ना। प्रैक्टिकली आप हीट एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ हीट एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि ये हमें नहीं बताता कि हीट एनर्जी का कितना परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट होगा। और इसकी एक और सीमा है, तो सेकेंड एंड लास्ट लिमिटेशन भी हम देख लें जरा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है। इसका जो सेकेंड पॉइंट आता है वो क्या है, दिस लॉ डज नॉट टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। देखिए यहाँ क्या कहा गया, हीट गिवन और हीट टेकन। यहाँ फर्स्ट लॉ ने ये बिल्कुल भी हमें नहीं बताया कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। फर्स्ट लॉ में दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी हाई से लो में भी जा सकती है, लो से हाई में भी जा सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जबकि प्रैक्टिकली सभी को पता है कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करते हैं, हम बाहर से कोई प्रयास ना करें एडिशनल, तब तक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ हीट का फ्लो नहीं होगा। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, ठीक है। जब तक हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना करें, एक्सटर्नल एफर्ट करके हम हीट का फ्लो करा सकते हैं लो से हाई की तरफ भी, लेकिन बिना एक्सटर्नल एफर्ट के नहीं। जबकि फर्स्ट लॉ इसको डिनाई नहीं करता, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लो से हाई टेम्परेचर की तरफ भी हीट का फ्लो हो सकता है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड लिमिटेशन। दिस लॉ डज नॉट टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. It does not talk about the flow of heat from high temperature to low or from low temperature to high. According to this law, both are possible, but practically heat flows from hot object to low only in absence of external effort. जब तक आप बाह्य प्रयास नहीं करते तब तक सिर्फ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही हीट का फ्लो होगा। और यही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यह नियम प्रक्रम के संभाव्यता की बात नहीं करता, यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर या फिर निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा प्रवाह की बात नहीं करता, ठीक है। प्रथम नियम के अनुसार दोनों ही संभव हैं, किंतु प्रायोगिक रूप से बाह्य प्रभाव की अनुपस्थिति में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर ही प्रवाहित होती है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सेकेंड लिमिटेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम जरा देख लेते हैं इसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कुछ अलग अलग प्रोसेसेस में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कई बार आपसे पूछा जाता है। जैसे साइक्लिक प्रोसेस है ना, जिसे आप चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और आप जानते हैं चक्रीय प्रक्रम, नहीं जानते तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उससे अलग से और डिटेल में डिस्कस करूंगी। वैसे चक्रीय यानी चक्र, मान लीजिए अवस्था ए है और ये अवस्था बी है, तो ए से बी में जाए और बी से ए में वापस आ जाए। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफी कुछ इसे डिस्कस भी किया है, तो जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम या विलग निकाय के लिए, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम या विलग निकाय के लिए हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम के लिए भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज करेंगे वो देख सकते हैं। आइसोबारिक यानी समदाबी प्रक्रम के लिए भी हम देख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि
समतापी प्रक्रम के लिए देख सकते हैं। इसी तरीके से हम एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए भी देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट ही लेते हैं यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि चक्रीय प्रक्रम की हम बात करें, दैट मीन्स हम जहां से चले वहीं पर लौट आ रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा सिर्फ अवस्था का फलन है, स्टेट फंक्शन है। तो अगर आप ए से बी तक गए और बी से ए तक आप वापस लौट आए, दैट मीन्स जहां से चले वहीं लौट आते हैं। अगर हम जहां से चले वहीं लौट आ रहे हैं और अवस्था पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, ए की इंटरनल एनर्जी यू थी, यू से वापस यू में आ गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई जीरो। दैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस में यानी कि चक्रीय प्रक्रम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो आएगा जीरो जी, यानी कि शून्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल है प्रारंभिक अवस्था की जो इंटरनल एनर्जी और अंतिम अवस्था की इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर हैं। तो अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें अगर ये डी यू जीरो कर दिया जाए तो ये सीधे से आपको क्या बताएगा? हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या था? PdV, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उस पे साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन लगाई तो ये फॉर्म उसका आ जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्या हो सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह जब हम आइसोलेटेड प्रोसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आइसोलेटेड प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो कोई भी हीट का एक्सचेंज ही नहीं कर सकता। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड पॉइंट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलग निकाय। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलग निकाय की हम बात करें तो आइसोलेटेड है तो ना तो वो किसी हीट का एक्सचेंज कर सकता है, जीरो आएगा, और ना ही उससे कोई वर्क हो सकता है तो डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो आएगा। दोनों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम जीरो लिखते हैं तो फ्रेंड्स डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। और डेल्टा एच को जीरो रखिए, डब्ल्यू को जीरो रखिए, तो जब इनको जीरो रखेंगे तो डी यू भी जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई जीरो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है, और परिवर्तन जीरो का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। और जब ये इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या दे देगा आपको? ये सीधे से दे देगा कि यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल, है ना। यानी जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, उसका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आइसोलेटेड सिस्टम के केस में बराबर ही आएंगे। ठीक, और अभी देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या देखा था? इस वाले केस में जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा W को हम लिख सकते हैं PdV। अगर हम इसी चीज को जो जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हम लोगों ने ली थी वो क्या थी? डेल्टा H इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H इज इक्वल टू डी यू प्लस PdV। ठीक है, अब अगर हम आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम है, तो सम आयतनिक का मतलब क्या? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं तो ये डी यू जीरो हो जाएगा। किसमें? आइसोकोरिक में, सम आयतनिक में dV जीरो हो जाएगा, और dV जीरो का मतलब क्या है? ये वाला पोर्शन यानी वर्क डन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में क्या बचेगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डी यू, यानी कि सारी की सारी जो हीट है वो किस चीज में यूज होगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज की जाएगी।
ठीक है। और अगर यही आइसोबैरिक है तो फ्रेंड्स हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं आइसोबैरिक को एक्सप्लेन करने में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी टी वी, लेकिन इसमें पी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो वो आइसोबारिक हो जाता है। जब आपसे बात की जाए आइसोथर्मल की तो सेम यही इक्वेशन चलती है, बस किसी भी प्रोसेस को स्टडी करने में जब आइसोथर्मल है, समतापी है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर के ही हमें काम करना है। इसी तरीके से जब एडियाबेटिक की बात की जाए, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात की जाए, तो फ्रेंड्स एडियाबेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, वो वर्क कर सकता है सिस्टम, है ना। आपका जो आइसोलेटेड था, विलग निकाय था, विलग निकाय में आपका डेल्टा एच भी 0 था, यानी कोई हीट का एक्सचेंज नहीं था, और डेल्टा डब्ल्यू भी 0 था। लेकिन जब एडियाबेटिक की बात करेंगे, रुद्धोष्म की, तो डेल्टा एच सिर्फ 0 लेंगे, डेल्टा डब्ल्यू 0 नहीं लेंगे। ये 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। यानी एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क डन पॉसिबल है। इसको ध्यान में रखते हुए ही इस इक्वेशन को यूज करेंगे अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी बाकी सारे काम जैसे अब तक हम लोगों ने किया वही करेंगे। एडियाबेटिक है तो डेल्टा एच 0 लेंगे, पर डब्ल्यू रहेगा, वर्क डन रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने आज बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग तरीके के, आपके साइक्लिक प्रोसेस हैं, आपके आइसोलेटेड सिस्टम के प्रोसेस हो गए, आइसोकोरिक हो गया यानी समायतनिक, आइसोबैरिक हो गया यानी समदाबी, आइसोथर्मल हो गया यानी समतापी, एडियाबेटिक हो गया यानी रुद्धोष्म। उन सब में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस तरीके से यूज करेंगे, ये हम लोगों ने आज यहां पर अभी देखा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।